तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी ये वीडियो है वो है हमारे हिंदी नाटक यूनिट 8 का क्रम चल रहा है। दोस्तों, लगभग सारे नाटक हो चुके हैं, 2-3 रह गए हैं और उसी क्रम में है आज शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य है। ठीक है, डॉक्टर शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य नाटक के बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलेंगे डॉक्टर शंकर शेष के बारे में, उनके साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देंगे और फिर उसके बाद नाटक का हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी क्रम में चलते हुए शंकर शेष का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1933 को बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु 28 अक्टूबर 1981 श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई। ठीक है दोस्तों, शिक्षा की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया फर्स्ट डिवीज़न से 1956 में। 1964 में यहीं से फिर पीएचडी की भी उपाधि प्राप्त की थी नागपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर शंकर शेष जी ने। और 1976 में दोस्तों उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से एमए किया, जो कि लिंग्विस्टिक से उन्होंने एमए किया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1956 से वो रंगमंच से संबंधित हुए और फिर वो जीवन पर्यंत रंगमंच से ही जुड़े रहे। और साथ ही साथ फिर अगर हम उनकी कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो दोस्तों एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में प्रमुख हिंदी अधिकारी के पद पर नियुक्त रहे ये। और साथ ही साथ दोस्तों ये सटोत्री पीढ़ी के प्रयोगधर्मी नाटककार के रूप में डॉक्टर शंकर शेष की काफ़ी ख्याति प्रचलित रही दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने 40 साल की उम्र में, मात्र 40 साल से भी कम की उम्र में दोस्तों नाटक लिखना शुरू किया था। और मात्र 8 साल के वर्ष में ही उन्होंने 20 नाटकों से ज़्यादा नाटकों की रचना की है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 40 साल की उम्र में 48 साल की उम्र थी मुश्किल से उनकी दोस्तों, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन 8 सालों में ही उन्होंने 20 से ज़्यादा नाटक लिख डाले। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं सम्मान की, तो किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया है डॉक्टर शंकर शेष जी को, तो इस प्रकार है दोस्तों। डॉक्टर शंकर शेष को उनके नाटक घरौंदा और दूरियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आशीर्वाद पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया। और दोस्तों दूसरा है उनको फिल्म दूरियां, एक फिल्म आई थी दोस्तों, उसकी कहानी के लिए इनको फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, यानी कि पटकथा लेखन कह सकते हैं दोस्तों, उसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया अच्छी कहानी के लेखन के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक और द्रोणाचार्य नाटक का जो है उसका सफल मंचन 50 बार से ज़्यादा बड़े बड़े निर्देशकों के द्वारा किया जा चुका है दोस्तों। और उनका 50वां जो मंचन हुआ था वो अनुकृति रंगमंडल कानपुर में द्वारा 50वां जो मंचन किया गया था, और वो मंचन समारोह भी काफ़ी बड़ा रहा, उसको सराहा भी गया कि 50वां मंचन है ये। और इसके साथ साथ दोस्तों ये नाटक अत्यधिक लोकप्रिय होने के साथ साथ विवादास्पद भी रहा। ठीक है, तो दोस्तों ये इनके साहित्यिक परिचय के बारे में रही चर्चा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे इसकी जो इनका जो नाटक है शंकर शेष जी का एक और द्रोणाचार्य के, उसके सार, उसके तत्व, उसके महत्वपूर्ण बिंदु और उस पर आधारित उनकी जो समीक्षा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले प्रकाशन वर्ष पर चलेंगे। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था और 2 अंक का दोस्तों ये नाटक है, जिसमें 11 दृश्य हैं। पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं और उत्तरार्ध में 7 दृश्य हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि अंक 1 में 4 और अंक 2 में 7 दृश्य, 11 दृश्यों का दोस्तों ये नाटक है। कथा वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इस नाटक की कथा वस्तु क्या है, तो कथा वस्तु इस प्रकार से है। इस नाटक के द्वारा वर्तमान शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ, आर्थिक एवं सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित करना इस नाटककार का मुख्य लक्ष्य रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही इसकी कथा वस्तु इस नाटक की। अब चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इस नाटक के बारे में जो विशेष बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, उनको मैं बता दूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। मैं हमेशा से यही आपको नोट्स इस प्रकार से बनवा के दे रहा हूं दोस्तों, आपको वीडियो दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें गुरु और शिष्य के रिश्तों को में टकराव इस नाटक में दिखाया गया है। दूसरा, द्रोणाचार्य के रूप में वर्तमान विसंगतियों का चित्रण इस नाटक में बड़ी मार्मिक रूप से दिया गया है दोस्तों। इसके साथ साथ अध्यापक के अस्तित्व की समस्या को उजागर किया है दोस्तों, और बड़ा ही अच्छे रूप से दर्शाया है दोस्तों इसमें। तो और सही कहें तो जो कहानी है इस पूरे नाटक की अध्यापक के अस्तित्व के इर्द गिर्द ही घूमती है, या कह सकते हैं दोस्तों अगर इस नाटक का अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो है अध्यापक का अस्तित्व की समस्या। ठीक है दोस्तों। चौथा है भ्रष्टाचारी शिक्षण व्यवस्था, इसमें दिखाई गई है इस नाटक में। और
पौराणिक व आधुनिक कथा का मेल करके दोस्तों इस नाटक को समर्पित किया है, जनता के सामने दर्शाया है बहुत ही सुंदर रूप से। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था में, तो शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनाचार जो है इसमें दर्शाया गया है दोस्तों। तो वर्तमान समकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में दोस्तों यहाँ दिया गया है, जो कि आज भी लागू हो रही है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पॉइंट पर, तो वो है वर्तमान युगीन व्यवस्था से पीड़ित शिक्षक की विडंबना दोस्तों इस नाटक में उजागर हुई है। और पौराणिक कथा द्रोण एवं एकलव्य की कथा के समांतर आधुनिक काव्य का विस्तार इस नाटक में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों। 9वां पॉइंट है सत्ता के दबाव में आदर्शों व सिद्धांतों को ताक पर रखने की कथा का उद्घाटन हुआ है दोस्तों इस नाटक के अंतर्गत। और साथ ही साथ द्रोणाचार्य के एक शिक्षक को अन्याय सहने की परंपरा दी है, यानी कि इसका मंचन हुआ है और इसका पर्दापरण हुआ है दोस्तों इस नाटक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारे कंटेंट्स अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हमें पता लगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। सभी से अनुरोध है, हमारे नए और पुराने सभी जितने भी दर्शक हैं सभी से अनुरोध है कि कमेंट अवश्य करें। ठीक है दोस्तों। और हमारे इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों पॉइंट 11 है शिक्षक के अस्तित्व की समस्या का अंकन इस नाटक में बड़ी ही सूक्ष्मता के रूप में दिखाया गया दोस्तों। और साथ ही साथ वर्तमान शिक्षा व्यवस्था विशेषतः निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी एवं अनाचारों से पीड़ित शिक्षक की विडंबना का अंकन इस नाटक में बड़ी ही धैर्यता, बड़ी ही सूझबूझ और बड़ी ही समझदारी के साथ नाटककार ने प्रस्तुत किया है दोस्तों। यही इस नाटक की मेन समीक्षा कह सकते कथा वस्तु है, और यही दोस्तों इस नाटक के मुख्य बिंदु रहे जिन पर ये नाटक आगे अग्रसर हो रहा है, आगे प्रगतिशील हो रहा है, आगे चल रहा है। ठीक है। और दूसरा इसके बारे में ये भी कह सकते हैं दोस्तों, ये प्रगतिशील नाटक भी है। यह भी मैं 13वां पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, एक प्रगतिशील नाटक है। ठीक है। और एक प्रयोगधर्मी नाटक भी हम इसे कह सकते हैं, है प्रगतिशील और प्रयोगधर्मी नाटक भी हम इस नाटक को कह सकते हैं। ठीक है। अब और छोटी छोटी बातें अब दोस्तों हम इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं इस नाटक के पात्र संयोजन में। तो दोस्तों पात्र संयोजन की अगर हम इसमें बात करें तो उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक पौराणिक पात्र और एक आधुनिक पात्र, क्योंकि दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से इस नाटक को दोस्तों आगे अग्रसर किया गया, बढ़ाया गया है। हालांकि पौराणिक को तो सिर्फ एक आधार बनाया है, असलियत तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को दिखाना रहा है इस में शंकर शेष जी का। तो मैं आपको पात्रों के बारे में बता देता हूँ। अगर पौराणिक पात्रों की बात करें तो वहाँ पर द्रोणाचार्य जो कि मुख्य है और जिनके नाम पर इस नाटक का नामकरण हुआ है दोस्तों। एकलव्य, कृपी, अश्वत्थामा, भीष्म, कृपी मतलब कृपाचार्य होंगे दोस्तों ये शायद, भीष्म, अर्जुन, द्रौपदी, दुर्योधन और युधिष्ठिर और कुछ सैनिक, ये पुराने जो पौराणिक पात्र हैं दोस्तों। और अगर हम आधुनिक पात्र की बात करें, जो आधुनिक पात्र के हिसाब से इस नाटक की जो प्रोग्रेस हुआ है, जो दोस्तों कथन बढ़ा है आगे कथानक, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो मुख्य पात्र है दोस्तों, इसका जो एक तरह से नायक भी कह सकते हैं, वो है दोस्तों अरविंद। एक शिक्षक है जो ईमानदार व स्वाभिमानी है, लेकिन सत्ता के दबाव में उसके आदर्शत्व सिद्धांत व सोच तरीकी दरी रह जाती है, और यही इस नाटक का मूल पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, मूल बिंदु है। दूसरा दोस्तों इसमें पात्र है, दूसरा मुख्य पात्र है, वो है दोस्तों विमलेंदु। विमलेंदु भी एक शिक्षक ही होता है, शिक्षक के रूप में सत्ता व व्यवस्था के विरोध में अपनी जान गंवाने वाला पात्र होता है। और दोस्तों यह है अरविंद जो है उसका मित्र भी होता है। ठीक है। और अंत जो होता है इस नाटक का वो विमलेंदु के कथन से ही होता है दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, लीला इसमें एक पात्र है, स्त्री पात्र जो कि अरविंद की पत्नी है, यदु एक अरविंद का मित्र है, और चंदू जो कि छात्र है, अनुराधा कॉलेज की छात्रा है जो कि चंदू की प्रेयसी है, राजकुमार दोस्तों इसमें राजकुमार जो एक तरह से खलनायक के रूप में दिखाया गया है इस नाटक में, और वो है प्रेसिडेंट का लड़का। और इसमें हम मान सकते हैं कि प्रेसिडेंट और राजकुमार की जो इसमें जो खलनायक भूमिका है उन दोनों की है, प्रेसिडेंट इसमें होते हैं इस कॉलेज के। तो दोस्तों ये रही आपको चर्चा रही पात्रों के बारे में। ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल तो आप देख ही रहे होंगे, नहीं तो YouTube चैनल का लिंक आप देख रहे हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ या हमारे टेलीग्राम समूह पर भी सफलता की सीढ़ी पर जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अभी और आगे हम आपको बहुत सारी बातें बताते हैं। तो दोस्तों अब नाटक के पात्रों के बाद हम करते हैं दोस्तों नाटक की समीक्षा। नाटक की स्टोरी क्या है, नाटक की कहानी क्या है, उसको हम सूक्ष्म रूप में समीक्षात्मक रूप में आपको मैं बता देते हैं, जो कि इस प्रकार है। अरविंद दोस्तों एक शिक्षक होता है, एक प्रोफेसर होता है कॉलेज का। अरविंद ईमानदारी स्वाभिमानी व्यक्ति है,
वह कॉलेज के मैनेजर के पुत्र को ये छात्रा अनुराधा से दुष्कर्म में पकड़ लेता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अनुराधा से दुष्कर्म में पकड़ लेता है। इसी के साथ ही साथ कॉलेज के अध्यापक के पुत्र भी नकल करते हुए पकड़ा जाता है। कॉलेज के अध्यक्ष उसे धमकाता है और लालच देता है। इस पर अरविंद टूट जाता है और वह अपनी रिपोर्ट वापस लेता है। प्रोफेसर अरविंद तनावग्रस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। इस प्रकार सत्ता के दबाव में आकर उनके आदर्शात्मक सिद्धांत में सोच जो है वो धरी की धरी रह जाती है और वे व्यवस्था की कठपुतली बनकर रह जाता है। तो दोस्तों ये कहानी की समीक्षा है मैंने तो, और मैं थोड़ी सी बात और दोस्तों आगे बता देता हूँ, जैसे कि अब विमलेंद्र पात्र के जो कहानी बढ़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। विमलेंद्र ठीक ऐसा ही पात्र है जैसा कि अरविंद, वो भी एक शिक्षक है और शिक्षक के रूप में सत्ता व व्यवस्था के सामने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि वो सत्य मार्ग से टिका नहीं, अडिग रहा। इस वजह से उसे अपनी जो अपनी जान है गंवानी पड़ी। और वो विमलेंदु अरविंद से कहता है कि आओ तुम भी समझौता करो, यदि समाज तुम्हें भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहता है तो बनो, क्योंकि तुम व्यवस्था के विपरीत नहीं चल सकते हो, नहीं तो मेरी भांति मारे जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये विमलेंदु कहता है अपने दोस्त अरविंद से ये सब बातें। और साथ ही साथ क्या कहता है दोस्तों और बताऊं, विमलेंदु के अंतिम वाक्य से नाटक का जो समापन होता है, और वो अंतिम वाक्य क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि विमलेंदु की तू द्रोणाचार्य है, यानी कि विमलेंदु कहता है किससे, अरविंद से कहता है कि तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और कोड़े से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की घाट से लकड़ी की ठूंठ की भांति बहता हुआ, वर्तमान के गगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य है, व्यवस्था की लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाला टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य। दोस्तों ये इस काव्य की इस नाटक की अंतिम पंक्ति है जिसे कि विमलेंदु कहता है अरविंद से। तो दोस्तों ये पंक्ति भी कथन भी दोस्तों एग्जाम में आ सकता है, किसने किसके प्रति क्या कहा, इस आधार पर इस कथन को रखा जाता है। और क्योंकि रखा जा सकता है और ये अंतिम और महत्वपूर्ण है दोस्तों, उस आधार पर भी ये कथन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये मुझे कथन लिखना था, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, इसे आप कथन लिख लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करें उद्देश्य की, नाटक का उद्देश्य क्या रहा शंकर शेष जी का, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस नाटक का जो उद्देश्य है दोस्तों, पौराणिक कथा को दोहराना नहीं है, अपितु उसके माध्यम से किसी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर मानवीय सत्य की खोजना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए कि इस सच्चाई क्या है, स्थिति क्या है, ये दर्शाना इस नाटककार का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, पौराणिक कथाओं का तो एक बेस या एक क्रम मान लिया है, एक सहारा ले लिया गया है दोस्तों। सच्चाई है कि मानवता मूल्य को खोजना। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इस नाटक में मूलतः दो समस्याओं को उठाया गया है। एक है शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनाचार और दूसरी वेतनभोगी मध्यम वर्ग में जीवन जीने वाले अध्यापक के अस्तित्व की समस्या। मैंने आपको जैसे बोला था, अस्तित्व की समस्या इसका मूल केंद्र बिंदु है इस नाटक का। ठीक है दोस्तों, तो ये रही नाटक की समीक्षा दोस्तों। नाटक की स्टोरी भी शुरू में मैंने आपको दिखा दी, जो मेन समीक्षा है दोस्तों नाटक की मैंने इसमें छोटे से रूप में कर दी है। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इसमें नोट्स काफ़ी होंगे, इनमें से ही जो कुछ आएगा आप उसमें से कर लेंगे अगर इसे पूरा करेंगे तो दोस्तों अगर आपको एक बार फिर आपसे आग्रह होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारे लिंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनसे हमसे जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर।